वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्यों यह महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो अंतिम तक आप लोग बने रहिए। विस्तृत रूप से तैयारी करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए हुए हैं जिसमें तीनों स्तर की तैयारी एक साथ न्यूज़पेपर में कराई जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि बहुमूल्य सुझाव आप लोगों का हम तक पहुंच सके और उसके अनुसार हम लोग और भी मॉडिफिकेशन कर सकें अपने इस सेगमेंट में। साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। साथ ही साथ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं www.yuktiias.in। और जो भी सुविधाएं दी जा रही है जिसमें फ्री टेस्ट आप लोग को अवेलेबल है, साथ में पेड टेस्ट है 399 पर आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर है और 199 पर लगभग 500 टेस्ट अवेलेबल है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जाकर जरूर विज़िट कीजिए। बहुत से फ्री सेगमेंट वहाँ चलाए जाते हैं ताकि आप लोग जो भी सुविधाएं दी जा रही है तो उसका लाभ ले सके। देखिए, चलिए हम लोग न्यूज़ पर बढ़ते हैं। देखिए, पुनः उरी जैसे हमले को दोहराने का असफल प्रयास किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सवाल थे जो उरी हमले में थे, तो उसके चीज़ों को लेकर राजनीतिकरण किया गया तो वो अलग मुद्दा है। फिर भी देखिए, कुछ बड़े आत्मघाती हमले का जिक्र यहाँ किया गया है। तो जो भी बलिदान हमारे जवान देते हैं उसके संबंध में आपकी जानकारी होनी चाहिए और चीज़ों को उस रूप से भी समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम लोग एक एस्पिरेंट यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पर ही पढ़ें। कुछ जानकारियाँ हमें राष्ट्र दायित्व का भी निर्वहन करने के लिए सजग करती है, तो उसके संदर्भ में इन सब चीज़ों को रखिए ताकि कहीं भी इसका उपयोग आपको करना हो तो बेहतर तरीके से कर सके। आतंकवाद के मुद्दे पर अगर प्रश्न आता है तो इसके डाटा को, जैसे बहुत से ऐसे हमले हुए जिसमें हमारे शहीद जवान हुए हैं, तो उसमें इसकी भयावहता को समझा सकते हैं। साथ ही साथ चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई था, वो हालांकि पूरे अंतिम रूप नहीं हो सका। नेक्स्ट सुनवाई 17 अगस्त को है। यह जब भी इसका फैसला आएगा बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इस पर आप लोग नज़र बनाए रखिए। हालांकि कल कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं तो जिसमें यह बोला गया है कि जन कल्याण योजना और रेवड़ी बांटने में अंतर है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया भी था। जो लास्ट वीडियो एनालिसिस किया गया था दैनिक जागरण, उसमें योजनाएं, जन कल्याण योजनाओं और रेवड़ी को यानी अर्थात जो इसके अंतर को, मूल अंतर को स्पष्ट किया था। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए। लिंक में आप लोग सारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, आप लोग जाके वहाँ से कवरअप कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह मैं लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। 1 से 11 तारीख का जो करंट हो चुका है, दैनिक जागरण हो चुका है, उसके न्यूज़ को जो डिस्कशन किया जाता है उसको, न्यूज़ को उसके आधार पर भी देखकर आप लोग उसको कवरअप कर सकते हैं। तो ज़रूर कवर कीजिएगा। यहाँ 2 चीज़ें याद रखिएगा। जो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका मानना है कि कोर्ट तय करे दिशा निर्देश, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर गतिविधियां की जाती है तो इसका राजनीतिकरण बड़े स्तर पर होगा। पर कोर्ट का जरूर कोर्ट अगर दिशा निर्देश को जारी करती है, सरकार स्पष्ट रूप से उस पर कार्य कर सकती है। साथ ही साथ आप जो राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके द्वारा यह बोला जा रहा है इस मुफ्त रेडियो को गलत समझा जा रहा है, वो उनका अपना तर्क है। तो सभी पर विचार हम लोग कर चुके हैं पहले ही, बस इस डिसीजन का आना है। जो भी डिसीजन इसके संदर्भ में आएगा, दिशा निर्देश आएगा, उसे बस उस नोट्स में ऐड कर लेना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में देखिए, एक नया टेक्निक अब
जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने तय किया कि बाराती बनकर आयकर विभाग को मारा छापा और 58 करोड़ नगद मिला, साथ में 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। तो यह मामला बहुत ही यूनिक है कि पहले तो लोग छापा मारते थे, रेड मारते थे, तो उसमें प्रशासनिक बहुत से नियम कानून को फॉलो करते हुए काम करते थे, पर इसमें बहुत ही यूनिक तरीके का उपयोग किया गया और विभाग को ऐसे ही करना चाहिए। जितने काले धन शोषित लोग हैं, अगर वो दावपेच बहुत खेलते हैं तो उनके छापे मारने, उस पर सख्त निर्णय लेने के लिए, सख्त विभागीय कार्रवाई करने के लिए इस प्रकार के छापे बहुत ही कारगर होते हैं, तो करना भी चाहिए। तो देखिए यह मुद्दा तो है, इससे रिलेटेड कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ चर्चा में रहा था, उसे मैं कवर कर लेता हूँ ताकि जो चर्चा रहा वो छूटे नहीं टॉपिक। और या फिर आयकर डिपार्टमेंट कब आएगा चर्चा, ये कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं कि जो विगत कुछ वर्षों में इससे रिलेटेड जो अपडेट हुआ है उसे आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। चलिए इसके की नोट्स को देखते हैं, चर्चा में क्यों रहा है। तो केंद्रीय बजट जो 22-23 का जो बजट था उसके माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए जो कि पूर्व व्यापी रूप से प्रभावी होंगे, अर्थात पूर्व के निर्णय अर्थात कोई डेट दिया गया है उसके उस नियम से यह लागू होगा। तो 2022-23 के बजट में है, तो यह इस वर्ष चर्चा में रहेगा। यह जो संशोधन किया गया तो उसे हम लोग देखेंगे क्या है। तो संशोधन क्या किए गए इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर उपकर जो अधिभार होता है, शेष और जो अधिभार के रूप में जो व्यय कटौती के दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह संशोधन किया गया है। तो उपकर और अधिभार जो व्यय के रूप में कटौती होती है उस रूप से दावा यह नहीं किया जाएगा। जो भी उपकर और अधिभार सरकार उसको इकट्ठा करती है, तो इसके संदर्भ में यह संशोधन किए गए हैं। यह नियम 2005-06 के पूर्व व्यापी रूप से लागू होगा, अर्थात जो 22-23 में संशोधन किया गया है वो कब से लागू होगा, तो 2005 के 6 के वित्तीय वर्ष से लागू होगा। तो जितने भी हुए इस प्रकार के संशोधन उस पर यह लागू हो जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व कंपनियां और व्यवसायियों द्वारा कानून अस्पष्टता का सहारा लेकर अनुचित लाभ लिया जा रहा था इस प्रकार के उपकर और अधिभार के संदर्भ में। तो यह भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये क्यों हो रहा था इस रूप से, यह भी जानना जरूरी है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2005 के भूत लक्षी प्रभाव से लागू होगा और निर्धारण वर्ष 5-6 का वित्तीय वर्ष होगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संशोधन हुए 22-23 में वो कब से लागू होता है, 1 अप्रैल 2005, याद रखिएगा, यह पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। यह निर्धारण वर्ष 2005-06 में किया जाए क्योंकि वित्त अधिनियम 2004 द्वारा पहली बार शिक्षा उपकर लाया गया था। तो यहीं से शिक्षा उपकर की कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हुई थी तो वहाँ से इनकम टैक्स इसमें संशोधन किया है। तो यह वित्त अधिनियम शिक्षा कर कब लागू हुआ, यह पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, कितनी बार ही पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं जिस पर आप लोग को निगाहें तेज होनी चाहिए ताकि आप लोग किसी भी तरीके पर किसी भी स्तर पर आपका चयन न रुक सके। और ऐसा क्यों जरूरी था यह भी जान लीजिए, क्या ऐसी जरूरी होगी जो वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के संशोधन करने की जरूरत पड़ गई आयकर विभाग को। तो विगत वर्षों से न्यायालय कुछ निर्णय का हवाला देते हुए कर विभाग ने उपकर को व्यय के रूप में पेश करने से करदाताओं का समर्थन किया है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, करदाताओं पर असर पड़ता है। तो कर विभाग का मानना है कि विसंगतियों को ठीक करने के लिए पूर्वव्यापी संशोधन किया जाना चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ विसंगतियां नियम समय परिस्थिति के अनुसार किसी भी, देखिए एक्ट होता क्या है कि कोई भी अधिनियम बनता है कि तो वो पूर्ण 100% यह नहीं कहा जा सकता जो लागू कर दिया गया है वो आने वाले वर्षों में उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती है। संशोधन इसलिए प्रक्रिया अपनाई जाती है जो वर्तमान रूप से उभर कर विसंगतियाँ आ रही उसको सुधारा जाए। तो इसी संदर्भ में यह देखा जाना चाहिए। अब देखिए उपकर और अधिशेष का बात किया गया तो वो क्या होता है ये भी जान लीजिए। यह यूपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछा गया है आपको, साथ ही साथ यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया और साथ ही साथ बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, उपकर क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको किए गए हैं। उपकर या शेष करदाताओं द्वारा यदा किए जाने वाले या चुकाने वाले मूल टैक्स जो होता है
उसके लगाया गया एक अतिरिक्त टैक्स है, यह 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, जैसा निर्धारण किया जाए जिस अनुसार से, तो यह लगाया जाता है। मूल जो कर है, मूल टैक्स है, उसके अतिरिक्त यह लगाया जाता है। यह मुख्यतः क्या किया जाता है, यह मुख्यतः आपको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के फंड में एकत्रित करने के लिए लागू है। जैसे शिक्षा में होता है, शिक्षा में लगाया गया है, जैसे कृषि में भी लगाया जा सकता है, कृषि के विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है। साथ ही साथ और भी स्वास्थ्य, जो जैसे कोरोना आया उसमें स्वास्थ्य में अलग से भी लगाया जा सकता था। तो इस प्रकार के उपकर लगाए जाते हैं। नोट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर क्या, उपकर जो सरकार के लिए राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं है, तो यह प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका। ध्यान रखिएगा यह किस प्रकार से प्रश्न क्रिएट किया जाता है। अगर आप लोग रेगुलर इस चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ताकि चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ सकें प्रश्न कहाँ से क्रिएट होते हैं और किस रूप से प्रश्न बनते हैं। तो क्या राजस्व उपकर सरकार के राजस्व का स्थायी स्रोत होता है, तो नहीं होता है। साथ ही निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है। उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों में लागू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो यह ध्यान रखिएगा यह कर जो होगा, सेस जो होगा, दोनों प्रकार के जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, दोनों पर लागू किया जा सकता है और किया भी जाता है। नेक्स्ट है अधिभार, जो सरचार्ज होता है वो क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह किसी मौजूदा कर्ज में जोड़ा जाता है, जैसे टैक्स है उसमें अतिरिक्त या जोड़ दिया जाएगा। वस्तु और सेवाओं को घोषित मूल्य में शामिल नहीं होता, जबकि ध्यान रखिएगा यह वस्तुओं या सेवाओं के घोषित मूल्य होगा, उसमें कभी चार्ज नहीं होगा। जैसे हम एमआरपी की बात करते हैं उसमें यह लागू नहीं होगा। यह अतिरिक्त सेवाओं के लिए बढ़ी हुई वस्तु मूल्य के निर्धारण लागत लगाया जाता है। साथ ही साथ यह उपकर और अधिभार में अंतर स्पष्ट आप लोग देख लीजिए क्या होता है। उपकर और अधिभार मुख्य अंतर यह होता है कि उपकर किसी खास उद्देश्य के लिए अतिरिक्त टैक्स, एडिशनल टैक्स के रूप में वसूला जाता है, जबकि अधिभार कुछ खास करदाताओं से अतिरिक्त टैक्स के रूप में वसूला जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर खास उद्देश्य की पूर्ति करनी उसके लिए उपकर लगेगा, और उसके लिए साथ में खास करदाताओं से अतिरिक्त टैक्स लेना है तो उसके लिए ये अधिभार निर्धारित किया जाता है। उपकर को जिस उद्देश्य के लिए वसूला जाता है उसी उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा खर्च कर सकती है, उसके अतिरिक्त दूसरे मद में नहीं खर्च कर सकती। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसका पॉइंट है, की पॉइंट ध्यान रखिएगा। खासकर उद्देश्य की प्राप्ति के बाद सरकार उपकर को टैक्स को समाप्त कर देगी। साथ ही साथ वहीं अधिभार सरकार द्वारा किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं वसूला जाता, बल्कि अधिभार के तहत एकत्रित फंड को सरकार द्वारा कहीं भी खर्च किया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि लोग से पैसे के लिए अतिरिक्त फंड क्रिएट करना है और जन कल्याण योजनाओं में उसे शामिल करने के लिए, तो उसके लिए यह अधिभार को लगा सकता है, सरचार्ज को लगा सकता है, और सभी सरकारें लगाती हैं। ऐसी नहीं कि वर्तमान सरकार ही लगाएगी या पहले कभी किसी सरकार ने नहीं लगाई है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व में यह समान प्रचलन है इकोनॉमी के टर्म में, बजटीय प्रबंधन में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बजटीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत यह भी है। नोट याद रखिएगा इससे रिलेटेड, यह संविधान के अनुच्छेद 271 के तहत दोनों को लगाया जाता है, उसके सब पार्ट के तहत। साथ ही में 15वें वित्त आयोग के अनुसार क्या कहा गया है, ध्यान रखिए, केंद्र सरकार सकल कर राजस्व, उपकर और अधिभार अर्थात शेष और सरचार्ज का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2011-12 में 10.4% की तुलना में 2021 में 19.9%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा पिछले 10 वर्षों में उपकर और अधिभार सकल राजस्व में दोगुना हो गया है। यह 15वें वित्त आयोग का अनुशंसा के संदर्भ में कहा गया है। ये सब चर्चा आप समझ गए। अब आयकर डिपार्टमेंट कब स्थापना कब हुआ, ये पीटी फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, इसे जरूर देख लीजिए। इसकी स्थापना 1860 में किया गया था, अंग्रेजी संस्था है, क्योंकि कर के निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी था ब्रिटिश कालीन प्रशासन के लिए, तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान जो है यह आईटी विभाग और आज़ादी आईडीटी कहा जाता था। या इस रूप से भी समझने की ज़रूरत है कि डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के संग्रह वाली एक एजेंसी है, प्रत्यक्ष कर को यह करती है।
यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है। समझने की जरूरत ये भी है किस मंत्रालय के अधीन और किस विभाग के अधीन। आप लोग को वित्त मंत्रालय के विभागों की चर्चा की गई थी, आप लोग जरूर सारी चीज़ों को कवर करते जाइए। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यूपीएससी कितनी बार यहाँ से प्रश्न पूछा है। साथ में आयकर विभाग का नेतृत्व सर्वोच्च निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी के तहत करता है। तो यह भी आपको इम्पोर्टेंट संस्था, इसके बारे में पहले भी चर्चा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। आयकर विभाग की मुख्य भूमिका क्या है? भारत सरकार के लिए राजस्व एकत्र करना, विदेशी विभिन्न प्रत्यक्ष करों कानूनों को लागू करना इसका मुख्य कार्य है। साथ में 3 अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, जैसे आयकर अधिनियम 1961, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, साथ ही साथ आपको काला धन अधिनियम 2015 जो डिफाइन है उसमें, उसके तहत यह कार्य का भूमिका अपना निर्वहन करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे सारे डायग्राम जो इसके पार्ट है उसके ऊपर चर्चा हो गया, और विशेष जो भी अपडेट और होंगे तो जब भी इस पर न्यूज आएगा तो उसे हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आतंकवाद पर फिर सामने आया चीन का दोहरा चरित्र। तो हाल ही के बैठक में वो मानता है कि किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, चीन का ही यह वक्तव्य है, यह बोला है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तान के मामले में जब बात उठता है तो यह बात बोलता है, जब और भी मामलों में उठता है तो ये सब चीज़ें राजनीतिकरण के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण देता है। तो बहुत ही घातक है, जो एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में इसे उभरना चाहिए, क्योंकि विश्व महाशक्ति जब बनना चाहता है चीन, तो उन चीज़ों को, लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करना होगा जो विश्व में कायम है। तो इसलिए देखिए यह संस्था संयुक्त राष्ट्र बहुत ही प्रश्न के दायरे में आ जाता है। क्या इसमें संशोधन की आवश्यकता है या वीटो पावर में कुछ संशोधन की आवश्यकता है? तो इसके विभिन्न डायग्राम पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं न्यूज एनालिसिस में, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ बातें उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पीटी फैक्ट जो न्यूज़ है अंडरलाइन किया हुआ रहता है, आप लोग को पीडीएफ इसका प्राप्त आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए रहते हैं, ताकि और भी चीज़ें आसान हो आप लोग के लिए। चलिए इसके की नोट्स को हम लोग देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद चर्चा में है, तो ये क्या है? सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में किया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। तो संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण संस्था इसका है, तो उसका एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। मुख्य तौर पर इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाने हेतु उत्तरदायी होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और सदस्य का परिषद कितना होता है, अर्थात सदस्यों की संख्या कितनी? सुरक्षा परिषद का सदस्यों की संख्या कुल 15 होती है, और 5 अस्थायी सदस्य 2 वर्षीय काल हेतु चुने जाते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य होंगे, 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात 10 और 5 कुल 15 सदस्यीय होगा। और रोटेशनल वे से इसका जो अध्यक्षता करता है, इस संगठन का अध्यक्षता करता है। और 5 अस्थायी सदस्य कौन है? ये सब पीटी फैक्ट कितनी बार पूछा गया, इसका कोई तो बताने का हद ही नहीं है, आप लोग को भी पता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूसी संघ, वर्तमान में रूस जिसको कहते हैं, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा 5 सदस्य है। भारत गत वर्ष 2021 याद रखिएगा 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया, अर्थात वित्त वर्ष 21-22 के लिए रहेगा। तो महत्वपूर्ण है, पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी बार, तो 8वीं बार। और देखिए ब्राज़ील जो शामिल हुआ है वो 11वीं बार हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील का भी संदर्भ आप लोग याद रखिएगा। प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्य कुल 10 सदस्यों को चुनाव करता है। जैसे विश्व का जैसे वर्गीकरण है, विश्व जैसे है, आपको विश्व का जो वर्गीकरण है उसमें आपको ऐसे वर्गीकरण किया गया, सभी जगह से अलग अलग रूप से चुना जाता है। तो रोटेशन में बांटा हुआ है, तो चीज़ों को उस रूप से भी देखने की जरूरत है कि सबका चयन सीट जो आवंटित है उसके आधार पर होता है। देखिए
जो नोट याद रखना इससे रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 जो नए अस्थायी सदस्यों का चयन हुआ है वो अल्बानिया है, और अल्बानिया पहली बार शामिल हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, और शायद रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न शायद पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको कवर करना है। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील इस बार 11वीं बार चयन उसका हुआ है। गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात चयन किया गया। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, और इसके स्थान पहले जो था एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाडास, ट्यूनेशिया, वियतनाम को हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो उन्हीं के स्थान पर नवीन सदस्यों का चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब मतदान शक्ति अर्थात वीटो पावर जो चर्चा में रहता है वो क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो वीटो पावर यूएन चार्टर के अनुच्छेद 27 के तहत वर्गीकृत किया गया या डिफाइन किया गया, जिसमें बहुत सी बातें की गई, जिसमें क्या है, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, जो अस्थायी सदस्य उसकी बात हो रही है। साथ में सभी मामलों की सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों समेत 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर जो 15 सदस्य होंगे उसमें 9 सदस्यों का होना वीटो में जरूरी है, परंतु इस 9 में 5 का होना जरूरी है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर जाकर सारे दांवपेच लगते हैं। कोई सदस्य अपने राजनीतिक हित के लिए या कोई देश अपने दोस्तों के संदर्भ में, रिलेशनशिप के, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप के संदर्भ में इसका प्रयोग करता है। सबसे पहले 15 में 9 आप लोग को याद रखना, 9 वीटो जरूरी है किसी भी विषय पर वीटो करने के लिए अर्थात किसी मुद्दे को पास करने के लिए 9 सदस्यों का होना, जिसमें 9 में से 5 जरूरी है, 5 का वीटो उसमें प्राप्त होना अर्थात शक्ति प्राप्त होना उसमें। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर कोई 5 में से एक भी अगर नहीं करता है, उसमें संदर्भ में वोट नहीं करता है, तो वीटो पावर इसे कहा जाता है, इसका उपयोग कर उस विषय को समाप्त कर सकता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कुछ ज़्यादा ही शक्तियां इन 5 शक्तियों को, 5 जो वीटो प्राप्त देश है उसे मिल गई है। कमोबेश उस समय जो संस्था स्थापित की गई थी जिन लोगों के द्वारा, उनकी दूरगामी सोच यह रही थी कि इस प्रकार विश्व के जो देश होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए, विश्व का नेतृत्व करते हुए एक समानांतर सकारात्मक प्रभाव को लेकर आगे बढ़ेंगे, और सभी राष्ट्रों के साथ समान न्याय का कॉन्सेप्ट उनके अंदर होगा। उनके मन में यह विचार था, पर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध गतिरोध बढ़ता गया, और बीच में देखने को यह मिला 1970-80 जब शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान, और उसके बाद के कालांतर सीरिया युद्ध रहा, खाड़ी युद्ध रहा या वियतनाम युद्ध रहा, भारत के संदर्भ में रहा, तो राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यह एक दूसरे के पैरेलल वीटो उत्पन्न होने लगा। यहीं जाकर डिस्प्यूट का यह क्षेत्र बन गया, विवाद का विषय बन गया। तो मेरा यह मानना है कि 5 वीटो जो 9 वीटो शक्ति जो लोग हैं, जिसमें 5 और 4, तो इसमें से भी कम से कम ऐसे मेथड को अपनाना चाहिए जिसमें से कम अगर 4 लोग भी सहमत हैं, प्लस इधर से 5 लोग अगर बढ़ा दिया जाए, या 5 से संख्या अस्थायी सदस्यों की संख्या 6-7 कर दिया जाए, तो जाके वीटो पावर वैलिड होगा, अर्थात उस विषय पर जो मतदान होगा वो वैलिड हो सकता है अगर इस तरह का संशोधन हो। ताकि देखिए, कोई एक ही राष्ट्र किसी मुद्दे पर अपना रवैया जो था अड़िग कर लेता है। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए यह कॉन्सेप्ट यूएनओ में लाया जा सकता है। देखिए, पर राजनीतिक वरिष्ठता कौन खोना चाहता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बात नहीं करेंगे, जब विषय होगा तो अलग बात है। पर अभी हम लोग 3 चीज़ों को बात करेंगे जो पीटी फैक्ट और मेंस ओरिएंट है। जब आपसे राय पूछी जाएगी तो राय जरूर इस प्रकार का आप दे सकते हैं। साथ ही देखिए, 5 अस्थायी सदस्य कोई एक भी प्रस्ताव विपक्ष में वोट देता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, जैसा कि अभी बताया भी गया। यही पर संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 2 करेगा तो जाके विषय में कुछ बहुत विस्तृत रूप से समर्थन प्राप्त करना होगा एक राष्ट्र से जो वीटो शक्ति प्राप्त राष्ट्र है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हो सकता है, ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस प्रकार के संशोधन करने की जरूरत है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट
के सुरक्षा परिषद समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न पर चर्चा में भाग ले सकता है यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि इस मामले के कारण उस सदस्य के विशेष हित प्रभावित हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा 15 सदस्य जो होते हैं सुरक्षा परिषद, उसके अतिरिक्त भी अगर किसी विशेष देश के मुद्दे पर उस देश को उस बैठक में भाग लेने का हक होता है, यह भी वो भाग ले सकता है या सुरक्षा परिषद को आमंत्रित भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे क्रिएट किए जा सकते हैं। और कितनी बार किन किन राष्ट्रों ने प्रयोग किया, तो रूस सबसे ज़्यादा 143 बार, अमेरिका 83 बार, ब्रिटेन 32 बार, चीन 18 बार और 14 दिसंबर 1955 को चीनी गणराज्य जो अभी ताइवान का मुद्दा चल रहा है, चीनी गणराज्य और चीन रिपब्लिक के संदर्भ में 14 दिसंबर 1955 में यह पहली बार करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से जरूर इस बार होगा, वीटो पावर के संदर्भ में चीन ने सबसे प्रथम प्रयोग किस मुद्दे पर किया था। तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी गेस कर दिया है, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहिए। प्रश्न ऐसे ही उभरेंगे क्योंकि ताइवान और चीन मुद्दा अभी उभरा हुआ है, तो उससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो पीछे के दरवाजे पर छुपे रहते हैं, पीछे पर्दे पर होते हैं, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज रहते हैं लोग, स्टूडेंट एस्पिरेंट, क्या प्रश्न कहाँ से आता है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब कीजिए। जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही है उसका आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए एक मुद्दा और भी है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं अभी दिए अभी तक। तो मामला है कि अब ऐसी स्थिति में क्या रास्ता रह जाता है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, तो इनके पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो वो इस्तीफा दे देंगे या तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा संबंधित पार्टियों के द्वारा। तो इसकी प्रक्रिया सचिव को दे दी गई है। तो देखिए ये सब संदर्भ है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इसे न्यूज़ में कवर कीजिएगा और विशेष कुछ नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे सरकार गिर जाने के बाद, क्योंकि यह जो सरकार बनती है बहुमत वाली सरकार जो होती है उससे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं से चुने जाते हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार जब गिर जाती है तो इनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती है, पर ये किसी कारणवश अभी नहीं दिए हैं। तो उसके पास जो नई सरकार बनी उसके पास रास्ता क्या होगा, क्या इनसे ज़बरदस्ती सीट हटाया जाएगा या वह विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे। ये तीन स्थिति है, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो चीज़ों को समझते चलना है। देखिए साथ में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ है, उन्होंने शपथ कर ले लिया। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ कवर किया जा चुका है, सारे उपराष्ट्रपति पद क्या है, पद पर कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। अभी वर्तमान तक 14वें राष्ट्रपति का क्रम भी बताया गया था, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। शक्तियाँ क्या हैं, किस अनुच्छेद के तहत इनको शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो लास्ट वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट किया जाता है। देखिए एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी आप लोगों को पीटी फैक्ट के रूप में याद रखना है कि भारत में महिला पायलटों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक हो गई है, जिसमें 12.4% महिलाएं पायलटों में आ गई है। तो सबसे बड़ी संख्या है इंडिया। ध्यान रखिएगा इंडिया किस रूप से मजबूत हो रहा है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में। तो इन सब डाटा आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब भी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में प्रश्न उभरे पूछा जाए, तो वहाँ महिलाओं के सशक्त होने के विभिन्न जो क्षेत्र है उसको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसे जरूर देखिएगा। ओवरऑल 9.9 है, ओवर ने आयरलैंड है, यहाँ पर थोड़ा सा बबलिंग किया हुआ इसे नज़र नहीं आया, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। आयरलैंड में भी लिखा हुआ, जिनके पास अच्छा प्रिंट होगा देख लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा मैंने भी वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि ये डाटा यहाँ दिया हुआ इसी को मैं कवर कर लिया हूँ। फिर आपको दक्षिण अफ्रीका शायद में भी है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग कौन कौन से है। ऑस्ट्रेलिया तो नज़र आया, कनाडा भी नज़र आ रहा है, जर्मनी भी है। विश्व का औसत शायद यहाँ लिखा हुआ है 5.1%, जिससे भारत दुगने के स्तर से अधिक पर है। तो इस प्रकार से अमेरिका में 5.5% है, जहाँ इतनी पुरानी लोकतंत्र है, जो हमेशा दाव करता है कि विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र है। तो इसके आंकड़े को वनस्पत रूप से उपयोग कीजिएगा ताकि आपका आंसर राइटिंग और भी इम्प्रूव लगे। ठीक है, अपडेट हैं आप न्यूज के साथ। देखिए और भी न्यूज़ है, नीचे हम लोग चलेंगे, तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1000 की जो संख्या है जल्द से जल्द पूरा हो, तो ताकि और भी हम लोग मोटिवेट होकर काम कर सके। और देखिए चैनल 1000 के बाद बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि जब 1K नज़र आने लगता है लोगों को तो लगता है कि रिस्पॉन्सिबल चैनल है, बेहतर काम कर रहा है। जब तक 3 अंक का डिजिट होता है तो थोड़ी सी परेशानियाँ हम लोग साथ बनी रहती है। तो आप लोग ज़रूर, प्रत्येक स्टूडेंट अगर 10-10 लोगों को भी शेयर करता है, उससे ऐड होते हैं, तो संख्या हमारी विस्तृत रूप से बढ़ेगी। तो आप लोग ज़रूर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आ सकें। देखिए यह आप लोग को टाइम मिले तो ज़रूर आज पढ़िएगा, क्योंकि प्रतीक तिरंगा है भारतीयता का, इस संदर्भ में जो भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ आर्टिकल लिखा गया विस्तृत रूप से, इनके भारतीयता के संदर्भ में कुछ पॉइंट बिंदु बताया गया। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसे। यह जो आर्टिकल है ज़रूर इसे पढ़िएगा। आर्थिक महाशक्ति बनने के राह पर है, तो डाटा यहाँ बहुत विस्तृत रूप से दिया गया, जिसमें देखिए क्या दिया गया, 2050 तक भारत अर्थव्यवस्था हो जाएगा। वर्तमान में क्या है, देखिए भारत विश्व की 6ठी सबसे लंबी अर्थव्यवस्था है, सैन्य शक्ति में 4था सबसे बड़ा ताकतवर देश है, विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है। तो सारा डाटा आप लोग को दिया हो, तो ये डाटा आप लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कीजिएगा। ये सब डाटा देखिए आप लोग को ढूंढना पड़ता है कहीं पर विस्तृत रूप से, अगर ये सब डाटा आप लोग पास सामने आता तो कहीं की नोट्स के रूप में जरूर लिख लीजिए। देखिए विश्व पायदान पर खड़ा भारत अंतरिक्ष यात्रा में 4था स्थान पर रखता है, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारा जो आधारभूत संरचना और प्रशिक्षित श्रमिकों बढ़ती संख्या भारत विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया, कौशल विकास कार्यक्रम आया, और भी चीज़ें विस्तृत हो रही है, तो चीज़ें और भी उभर कर सामने आएंगी। फिर देखिए अग्निवीर एक कॉन्सेप्ट आया है सेनाओं में, जिसमें कौशल प्रबंधन को बल देने की बात की गई। यहाँ से भी बहुत सा हम लोग इस संदर्भ में देखिए, इसका नेगेटिव पक्ष बहुत सा हो सकता है, पर इसका एक पॉजिटिव पक्ष यह भी है, तो इसे आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव बातें भी होती है, उसे देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ विनिर्माण, सूचना तकनीक, केमिकल उद्योग, सभी पर चर्चा की गई इनके द्वारा। साथ ही साथ एक रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी, जो एशिया पावर इंडेक्स 2021 है, उसके अनुसार भारत विश्व में ताकतवर देशों में अमेरिका, चीन, जापान के बाद 4थे स्थान पर आता है। ध्यान रखिएगा, हम उन श्रेणी में आते हैं, ताकतवर देशों की श्रेणी में, जो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में बताया गया है। फिर हम लोग को यहाँ पर कुछ राजनीतिक विकल्प दिया जाता है इनके द्वारा, कि हम दक्षिण देशों को, एशियाई जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, वहाँ पर विस्तृत अपने अभियान को करें और भी विस्तृत तरीके से करें। तो इन सब चीज़ों को आप लोग डाटा इनपुट कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग डाटा को बेहतर तरीके से उसका उपयोग करें और अपने आंसर को और भी बेहतर तरीके से उभार कर सामने आए। देखिए यहीं पर एक डाटा और भी आप लोगों को मिल गया, यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, पीटी में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया। वह 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जो जीडीपी का 2.7 ट्रिलियन है, लाख करोड़ बढ़कर कितना हो जाएगा, लगभग 8.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 2030 तक। तो इसकी उपलब्धता आप लोग समझिए, आप लोग ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। और पीटी फैक्ट में यही सब प्रश्न होता है, तो चीज़ों को उस रूप से भी देखने की ज़रूरत है। देखिए श्रीलंका के आग्रह पर ठुकराया हबन टोटा जो नज़दीक पहुंचा चीनी जासूस पोत। जो जासूसी पोत का नाम याद रखिएगा, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है पीटी में। और मेंस में आपको मोती का माला कॉन्सेप्ट, वहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोग को पुट करना है। और मोती का माला क्या है, लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया भी, आप लोगों को बताया भी, उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा भी किया, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। जासूस पोत युआन वांग 5 याद रखिएगा, प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जो हबन टोटा से रिलेटेड आप लोग को एक पिक्चर टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया गया है, आप लोग उसको कवर अप कीजिएगा साथ में एक साथ। यहाँ पर एक नॉटिकल माइल का अंतर भी बताया गया 1.852। देखिए यही सब प्रश्न आप लोग को प्रश्न पूछा जाए, जब भी अपडेट होता है प्रश्न ऐसे ही उभर कर सामने आते हैं एग्जाम में। देखिए इस बार नॉटिकल माइल से प्रश्न पूछा रहेगा, क्योंकि बार बार समुद्री चर्चा की गई है इस वर्ष, तो यहाँ से प्रश्न होंगे आप लोगों को। वो प्रश्न समुद्री धारा से हो, या समुद्री मापन से हो, समुद्र की जो आर्द्रता हम किससे मापते हैं, या समुद्री दूरी से हो, तटीय क्षेत्र की दूरी का वर्गीकरण हो। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न यहाँ से उभरते हैं, तो इन सब चीज़ को कवर कीजिएगा ताकि आप लोग का प्रश्न पीटी में ना छूटे। देखिए एक उपलब्धि और भी, दादा भाई नौरोजी के जो घर था लंदन वाला, उनको ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया, जो इंग्लैंड में है। यह कॉन्सेप्ट डेवलप है कि वहाँ पर ऐसे जो
वशिष्ठ व्यक्तियों के संदर्भ में जिनका विज्ञान विशिष्ट होता है उनके लिए यह फ्लैग लिया जाता है। ब्लू फ्लैग उनके घरों के निवास पर दिया जाता है ताकि विरासत को संजोया जा सके। तो इसके लिए दादा भाई नौरोजी का चयन किया गया है। तो इसके लिए आप लोग को कीनोट्स पीटी के रूप में मिला एक प्रश्न। तो ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और भारत के राजनीति पितामह और ब्रिटेन के प्रथम भारतीय सांसद ये रहे हैं, तो ये इनकी उपलब्धि बेहतर है। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के लिए अमेरिकी जिम्मेवार है। गिनी जो पूर्व राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, जो भाग्य अफगानिस्तान के हालिया हालात जो उभरे थे गत वर्ष उसमें से, तो उन्होंने अब स्पष्ट रूप से यह बोला है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार था? अमेरिका जिम्मेवार था, जो शांति साक्षात दूत नियुक्त किया था तो खलीलजाद, उनको दोषी ठहराया इनके द्वारा और उनके अप्रत्यक्ष अदूरदर्शिता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जो चीज़ें उभर कर सामने आई थी, जो उस समय जब घटना घटित है, इस पर विस्तृत चर्चा भी किया गया था। भारत के हित क्या है उसमें, अमेरिका के हित क्या है, अब क्यों छोड़ना चाहता है अफगानिस्तान अमेरिका, सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि न्यूज़ को कवरअप किया जा सके। देखिए, जो न्यूज़ हाल ही में मैंने कवर किया, चीन के लिए आसान नहीं होता ताइवान की चुनौती, उस पर एक आर्टिकल फिर आया। तो इस न्यूज़ को आप लोग कवर के आर्टिकल को कवर कीजिए, उस न्यूज़ के साथ टाई अप करके। चीज़ें आसान नहीं है, बस कर दे रहा है, प्रयास है वहाँ पर कि वहाँ पर गतिविधि बढ़ी है ताइवान के क्षेत्र में, पर इतनी आसान नहीं है कि चीन उसे हड़प लेगा। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मुद्रास्फीति 6% नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। कल इससे संबंधित डाटा आएगा तो इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। पर एक डाटा है, आरबीआई ने महंगाई की अधिकतम दर कितना प्रतिशत निर्धारित की है? 6% निर्धारित की है और यह पीटी में प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप लोग देखिएगा, प्रश्न ऐसे ही उभरते हैं, आप लोग को याद रखना है। साथ ही में एक और भी यहाँ पर न्यूज़ है जिसमें वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन का होगा दुगना कारोबार, जिसमें आंकड़ा कुछ दिया गया। यह पूछा जा सकता है या तो रिलेशनशिप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जब पूछे यूके के संदर्भ में, तो यह डाटा इनपुट आप लोग कर सकते हैं। जैसे 2022 में भारत और ब्रिटेन के मध्य 31.34 अरब डॉलर का कारोबार हुआ और 2021 में यह 35.2% अधिक है, जो कि 20 वित्तीय वर्ष जो 2021 था उससे कितना प्रतिशत अधिक है? 35.2%। तो याद रखिएगा, बढ़ोतरी हुई है यह। और जो 2022 में भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे कारोबारी देश रहा है, सहयोगी देश रहा है। और हम लोग यहाँ पर सरप्लस में हैं, जहाँ पर आयात से अधिक निर्यात हो जाता है उसे सरप्लस भारत के संदर्भ में कहते हैं। तो भारत इस देश के साथ, ब्रिटेन के साथ सरप्लस में है, तो निर्यात अधिक करता है भारत। तो यह भी महत्वपूर्ण डाटा है, तो ये सब चीज़ें कवर करना है। आज के न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर एक नए न्यूज़पेपर के साथ आप लोग के सामने आएंगे और नए टॉपिक के साथ, नए विस्तृत पीटी मेंस और ओरिएंट टॉपिक को लेकर आएंगे, ताकि आप लोग लगातार प्रयास जारी रखें। तब तक हम लोग का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि और भी हम लोग इम्प्रूवमेंट के साथ आगे आ सके। और जो टारगेट 1000 व्यूअर का सब्सक्राइबर का है, जरूर वो पूरा करने में हमारा सहयोग दीजिए, ताकि और भी हम बेहतर तरीके से उभरे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।